गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चैप्टर फर्स्ट में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, यानी कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन कैसे किए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें दिया है भारतीय संविधान के 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है कि हम किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। इसका पूरा विस्तार से वर्णन 20वें भाग में दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 68 में संविधान संशोधन की दृष्टि में संविधान के उपलब्धों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो संविधान संशोधन होता है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है कि किस किस प्रकार से संशोधन हो सकता है। उसको 3 वर्गों में विभाजित किया है, भागों में। तो पहला वर्ग है वे उपबंध जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। ऐसे उपबंध यानी कि ऐसे बदलाव जो कोई संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, वो अपने जो संसद होती है वो अपने साधारण बहुमत देकर संशोधन कर सकती है। इस श्रेणी में कुछ मुख्य विषय हैं, जैसे जो संशोधन करने हैं उसमें है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन, ये संशोधन कर सकती है कौन? संसद अपने साधारण बहुमत से, यानी कि जो संसद में लोग हैं वो अपने साधारण बहुमत देख के ऐसे संशोधन कर सकते हैं। किसी राज्य में द्वितीय सदन का सृजन या समाप्ति, किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का गठन आदि, इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। दूसरा वर्ग है वे उपबंध जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बहुमत क्या होते हैं? जो यानी कि जो सदन के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे विशिष्ट बहुमत का आशय होता है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति भी एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना। इस श्रेणी के कतिपय विषय हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि। ऐसे संशोधन करने के लिए हमें संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और सभी उपलब्ध वहाँ पर सभी की उपस्थिति होना अनिवार्य है। और इसमें हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आदि। तीसरा है वे उपबंध जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। कुछ ऐसे संशोधन भी होते हैं जिनमें हमें संसद के बहुमत के साथ साथ जो राज्य होते हैं उनकी भी उनकी भी सलाह लेना पड़ती है, उनकी भी स्वीकृति आवश्यक होती है। इस श्रेणी के कतिपय मुख्य विषय हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों का गठन एवं क्षेत्राधिकार, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध आदि। ऐसे संशोधन के लिए हमें राज्यों की स्वीकृति भी लेना अनिवार्य है और संसद के बहुमत की भी। आगे हम पढ़ेंगे ज्ञातव्य है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। यदि एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दिया और दूसरे सदन द्वारा इसे पारित न किया जाए तो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। याद रहे कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संविधान संशोधन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे संशोधन की संख्या और कारण। अभी तक मार्च 2019 तक हमारे भारतीय संविधान में कम से कम 103 संशोधन हो चुके हैं, अर्थात पूरे संविधान का 20% भाग संशोधित हो चुका है। यह सत्य है कि लगभग 70 वर्ष के भीतर संविधान में 103 बार संशोधन हो गया है। इसलिए संविधान निर्माताओं पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि जो हम भारतीय संविधान बना उसमें अभी तक 103 संशोधन हो गए। पर जो हमारा स्वतंत्र देश है उसमें परिस्थितियां बदलती रहती है। परिस्थितियों के बदलने के हिसाब से यदि अभी तक 70 वर्षों में 103 संशोधन हो भी गए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि कुछ अधिक संशोधन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन लक्ष्यों और आदर्शों की चर्चा की गई है जिसके अनुसार समाज का नवनिर्माण करना है और साथ ही उस विधि का भी उल्लेख करना है जिसे अपनाकर उनको प्राप्त किया जाता है। सामाजिक नवनिर्माण के क्षेत्र में निम्नलिखित चीजें शामिल मानी जा सकती हैं। पहली है पुष्टिकर भोजन, दूसरा है आवास सुविधा, तीसरी है एक निश्चित उम्र तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, चौथी है बेकारी, बीमारी और वृद्धावस्था में राज्य द्वारा सहायता, और पांचवी है न्यूनतम निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, पांचवा है विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता। उपरोक्त सभी लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त करने की निमित्त ही इतने सारे संशोधन हो गए हैं। इन सभी को प्राप्त करने के लिए इतने सारे संशोधन हो गए हैं। और संविधान संशोधनों का जो मूल अधिकार होता है वो संसद को ही होता है।
केवल कुछ विषयों में ही आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। जब हमें भारतीय संविधान में संशोधन करना होता है तो इसका मूल अधिकार किसको है? संसद को है। परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। पुनः संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीम नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका को संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की वैधता जांचने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परंतु मिर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त संशोधन को रद्द कर दिया गया। न्यायमूर्ति भगवती के शब्दों में, संसद की सृष्टि संविधान ने की है, चूंकि संविधान संसद की सर्वोच्च विधि है। अतएव यह कहना गलत है कि संविधान संशोधन शक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में मूल संरचना की धारणा का संबंध संविधान के मूल तत्वों से ही है। यदि मूल तत्वों को हटा दिया जाए तो संविधान का मूल स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की मूल संरचना की धारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में किया गया। भारतीय संविधान में प्रतिपादित मौलिक अधिकारों की व्यवस्था राज्य एवं मनुष्यों के मनमानीपूर्ण आचरण के विरुद्ध आम जनमानस को गारंटी प्रदान करती है। परंतु एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है या नहीं। जो 368 में अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी गई है उससे संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो सन 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रसिद्ध मामले में दिए गए निर्णय से पहले एक संविधानविदों का यह मत था कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि उन्होंने यह मत दिया जो अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी गई है उसका अनुसरण करते हुए संसद संविधान में किसी भी प्रकार का किसी भी भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। परंतु गोरखनाथ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है, अतः संसद मौलिक अधिकारों में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे ये अधिकार छीनते हो या कम होते हो। इस निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा सन 1971 में 24वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। 1971 में तो जब 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया, इस संशोधन में अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करते हुए यह प्रभावित किया गया कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संसद मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में भी संशोधन कर सकती है। परंतु उसके बाद केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोरखवाद में दिए गए निर्णय से अलग मत अपनाते हुए यह मत प्रतिपादित किया कि उन्होंने जब पहले ये बात हो गई कि हाँ 368 में हम अपने अधिकारों से उसमें व्यवस्था में संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद केशवानंदन भारती बनाम जो केरल राज्यवाद के सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने गोरखवाद में दिए गए निर्णय से अलग मत अपनाते हुए यह मत प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 368 में जो पद्धतियां दी गई हैं वो किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती हैं, बशर्ते इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना होता हो। जो 368 में प्रक्रिया दी गई है उसे संशोधन कर सकते हैं, परंतु उससे जो संविधान का मूल ढांचा उसमें कोई उसका मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो, जो उसका मूल ढांचा उसका उल्लंघन ना हो। सन 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निर्मित हुआ, जिसमें यह कहा गया है कि संसद द्वारा विधिवत निर्मित किसी संशोधन अधिनियम की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस उद्देश्य से अनुच्छेद 368 में उपखंड 4 और 5 जोड़े गए। परंतु जो प्रसिद्ध मिर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 4 और 5 को निरस्त कर दिया। ऐसे में स्थिति वही हो गई जैसा कि केशवानंद भारतीवाद ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिपादित किया था, यानी कि वही स्थिति हो गई वापिस। वर्तमान में स्थिति यही थी कि संसद अनुच्छेद 368 में दी गई व्यवस्था के अनुसार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्त कि इससे संविधान के मूल ढांचे पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो। तो जो अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी गई है उससे हम संशोधन कर सकते हैं, पर उसके लिए एक शर्त है कि इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं है कि संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं।
विविध वेत्ताओं ने इसकी धारणा का प्रतिपादन अपने अपने तरीके से किया है। प्रसिद्ध न्यायाधीश C.J. सीकरी ने मूलभूत संरचनाओं में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया है। संविधान की प्रस्तावना को जो मूलभूत संरचनाओं में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया, जो मूलभूत संरचनाएं हमारे संविधान की, उसमें संविधान की प्रस्तावना को, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रणाली को, धर्मनिरपेक्षता जो कि 42वें संशोधन में आई थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा और संघीय व्यवस्था। कई और कानूनी विदों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मूल संरचना की व्याख्या की है। समग्र रूप से निम्नांकित तत्वों को मूल संरचना में सम्मिलित माना जा सकता है। संविधान का लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक स्वरूप, राज्यों का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, राज्य का संघीय स्वरूप और नागरिकों के मौलिक अधिकार, और है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक परीक्षण की व्यवस्था। आगे विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था, ये हमने उसमें जोड़े हैं। ये उसके मूल तत्व हैं। मूल संरचना के में इनको सम्मिलित किया गया, इन तत्वों को मूल संरचना में सम्मिलित किया गया है। जगमोहन रेड्डी कहते हैं कि आधारभूत मूल्य व इनके विधान संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वही संविधान की व्याख्या करता है, और यही जो और साथ ही विधायिका के सभी संशोधनों का मध्यस्थ भी है। जो भी विधायिका में संशोधन होते हैं उनका मध्यस्थ भी सर्वोच्च न्यायालय है। तो यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत स्वरूप व पर अपना दृष्टिकोण अंतिम रूप से स्पष्ट नहीं किया था। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने मूलभूत स्वरूप पर अपना अंतिम दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा है। जो 368 अनुच्छेद था, इसमें किस प्रकार से किस संशोधन करना है, तो इस पर कोई अंतिम स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण नहीं किया सर्वोच्च न्यायालय ने। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे।